एल सर्किट के बाद अभी हम लोग डिस्कस करने वाले सी सर्किट को। मतलब एक ऐसे अल्टरनेटिंग सर्किट को जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कैपेसिटर है, या इसको हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ है, जिसका ईएमएफ कितना है, तो ये ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर इसका ईएमएफ है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर कनेक्टेड है इस एसी के सोर्स के साथ, इसका कैपेसिटेंस है सी। ठीक है, तो अभी हम लोगों को सबसे पहला चीज उसी सीक्वेंस में सबसे पहले हम निकालेंगे कि भाई यदि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज अप्लाइड है इस कैपेसिटर सी के अक्रॉस, तो इससे फ्लो होने वाला करंट कितना होगा। सबसे पहले हम लोग उसी चीज को फाइंड करेंगे। तो जब हम लोगों ने सबसे पहली बार कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया था, तो उसमें हम लोगों ने कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकालने के लिए एक एक्सप्रेशन पढ़ा था। वो एक्सप्रेशन क्या था, तो वो एक्सप्रेशन हमारा था क्या, तो सी क्या था हमारा कि C इज इक्वल्स टू क्यू बाई भी। सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई भी, जहां पे क्या था, V वोल्टेज था। ठीक है, तो यहाँ पे वही वोल्टेज हमारा किसके बराबर है, तो E भी किसके बराबर है, भी की जगह पे यहाँ पे क्या है, E है, और E किसके बराबर है, तो E है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसके पर इस रिलेशन को लिखें, तो इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस सी किसके बराबर होगा, तो इसमें स्टोर होने वाला चार्ज बाई ई, है ना, सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई। यहाँ पे वोल्टेज की जगह हम लोग ई से रिप्लेस किए हैं। ठीक है, तो यदि हम लोग क्यू को निकालना चाहें तो क्यू कितना निकलेगा, क्यू इज इक्वल्स टू मिलेगा हम लोगों को सी ई के बराबर। क्यू मिलेगा सी ई के बराबर, और ई किसके बराबर है, तो ई हमारा बराबर है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। मतलब डेफिनेटली हम लोग क्यू को लिख सकते हैं क्या, क्यू इज इक्वल्स टू सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इससे करंट निकालना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हम लोगों को क्या मिला हुआ है, चार्ज मिला हुआ है। हम लोगों को इससे पाना क्या है, करंट एट एनी इंस्टेंट। तो ऑब्वियसली हम लोग इसी चार्ज को हम लोग टी की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी क्यू बाई डी टी जो होगा उसी को तो हम लोग करंट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी को ही तो करंट बोलते हैं। तो इसको भी हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सिर्फ इसको तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से होगा नहीं, हम लोगों को इसको भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो अभी हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको यदि हम लोग टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। तो ऑब्वियसली इस पूरे टर्म को भी क्या करना पड़ेगा, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं आई। ठीक है, जबकि यहाँ पे सी और ई नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा। क्या लिखेंगे, सी ई नॉट, और यहाँ पे डी साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन अभी हम लोगों को करना है। तो साइन ओमेगा टी का जो डिफ्रेंशिएशन है, साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है सी ई नॉट, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। चलिए इसको सजा के लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन हम लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछले 2 बार में भी हम लोगों को कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था, और स्पेशली एल सर्किट में, कि वहाँ पे भी हमारा क्या गया था, आई जो है हमारा कॉस का फंक्शन आ गया था। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमारा ईएमएफ किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फेज डिफरेंस को प्रॉपर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉस में है, ये एक साइन में, एक कॉस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, चूंकि ये पाई बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन जब सेकंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू जाएगा, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में कन्वर्ट हो जाता है।
और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब सिंपली इसके जगह पे हम लोग साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं, या साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब 90 प्लस थीटा लिखे या थीटा प्लस 90 लिखे, ऑब्वियसली इसको यदि हम लोग रिवर्स लेंगे तो यही मिलेगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक आइडियल एक्सप्रेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। आई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू मिल जाएगा ई नॉट बाई 1 बाई इसको ओमेगा सी, ठीक है। ये ओमेगा से ऊपर जाएगा तो वापस से ये टर्म मिलेगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये इसके जगह पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो ये 1 बाई ओमेगा सी जो हमारा ई नॉट के नीचे रहता है, ठीक है, इसी के जगह पे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू बोलते हैं। यही सर्किट में रेजिस्टेंस का ये करता है, सर्किट में करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो यहाँ पे उस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 1 बाई ओमेगा सी। ये क्या है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सएल, ठीक है। इसको हम लोग सॉरी एक्ससी, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पे एक्ससी किसके बराबर होगा, तो 1 बाई ओमेगा सी के बराबर होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट। ये कैपेसिटर कितना ओपोजिशन को ऑफर करता है, तो एक्ससी के बराबर, और जो किसके बराबर है, तो 1 बाई ओमेगा सी के बराबर। मैंने आप लोगों को पहले ही हिंट सिखाया था कि ये क्या है, ई नॉट के नीचे जो भी रहेगा वही क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। क्योंकि ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे। कैसा रिएक्टेंस बोलेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन को अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन को अभी हम लोग लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट, चलिए नहीं, इसको एक स्टेप और, इसका जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ई नॉट बाई ये जो भी रेजिस्टेंस है, इसके जगह पे हम लोग आई नॉट कर देंगे, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो चलिए, सबसे पहला चीज जो हम लोगों को नोटिस करना था कि यदि हम लोग किसी ये ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी वाले अल्टरनेटिंग सोर्स के ईएमएफ को किसी कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे तो हम लोगों को कितना करंट मिलेगा, हम लोगों को करंट मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इतना करंट मिलेगा। यहाँ पे रिएक्टेंस कितना होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्शन एक्ससी के बराबर होगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बाई ओमेगा सी के बराबर। तो दो चीजें तो हम लोगों को मिल चुकी। अब एक फेज डिफरेंस का बात करें, तो फेज डिफरेंस का यदि बात करें तो यहाँ पे इसका फेज कितना है, ओमेगा टी, जबकि इसका फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब इसके फेज में एक डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, तो पाई बाई 2 का डिफरेंस है। लेकिन पिछले केस के कंपेयर में थोड़ा सा ये रिवर्स है, थोड़ा सा उल्टा है। वहां पे क्या था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ही था, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 था। मतलब कि आई जो है वो ई से पीछे चल रहा था, आई जो है वो ई से पीछे चल रहा था, लेकिन यहाँ पे आई जो है हमारा ई से पाई बाई 2 फेज क्या चल रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है। ये और ये उसको लिख दे, मतलब यहाँ पे बोलेंगे इन कैपेसिटिव सर्किट करंट जो है वो क्या करता है, एक्सीड करता है वोल्टेज को, ठीक है। और वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है वोल्टेज को, और वोल्टेज क्या करता है, लेग बिहाइंड करता है। कितने फेज से, तो पाई बाई 2 रेडियन से। तो इस हिसाब से इसी को बेसिस मानते हुए हम लोग इसका ईआई ग्राफ भी बनाएंगे। तो ईआई ग्राफ में जो है हमारा ई के लिए तो हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन जो है हमारा आई उसके हिसाब से अकॉर्डिंग, क्योंकि आई इसके पहले चल रहा है, तो जब ये 0 होगा तो आई का वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो आई यहाँ से शुरू होगा। जब ये मैक्सिमम हो रहा है तो आई का वैल्यू 0 होगा।
जब ये 0 हो रहा है तो इसका वैल्यू मिनिमम होगा। इस तरह से हम लोग इसका EI ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। और फेजर डायग्राम में क्या है, ये हमारा ये बना हुआ है आप लोगों को भी में, ये हमारा क्या है, यदि ये E0 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ओमेगा टी, ठीक है, तो ऑब्वियसली I इससे π/2 आगे चलेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस, ये एंगल पॉजिटिव होता है। इसलिए पिछली बार क्या आया था हमारा, इधर की ओर हम लोग बनाए थे एल सर्किट में I के लिए, लेकिन आर सर्किट में जो हमारा EMF का था फेजर था, वही हमारा करंट का भी फेजर था। एल सर्किट में हम लोगों ने इधर की ओर बनाया था, π/2 फेज पीछे चल रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पे π/2 फेज आगे चल रहा है, इसलिए जो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फेज एंगल होगा वो इससे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आयन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया है, ये वाला फेजर का इस्तेमाल किया है, जो इससे π/2 फेज आगे है किधर की ओर, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यदि एक थोड़ा सा स्पेशल केस को हम लोग कंसिडर करें तो वहाँ पे क्या मिला था कि वो जो हमारा एल सर्किट है, ठीक है, वो जो हमारा एल सर्किट था, वो हम लोगों ने देखा था कि भाई वहाँ पे जो एक्सएल है वो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। और चूंकि अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता था, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को ज़्यादा अपोज करता था, और जबकि डीसी के फ्लो को ईज करता था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक्सी है उसका जस्ट उल्टा वाला केस है। यहाँ पे जो हमारा एक्सी है ये किसके बराबर है, ये 1/ωc के बराबर है। अब 1/ωc के बराबर है तो एक्सी जो इक्वल टू 1 किसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, 1/2πfc। यहाँ पे जो हमारा एक्सी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफ के, तो यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा कि ये अल्टरनेटिव करंट जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है उसको ये इजीली फ्लो होने देगा, जबकि डायरेक्ट करंट जिसका कि फ्रीक्वेंसी कम होता है उसको ये अपोज करेगा, ज़्यादा रिएक्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो ये है सी सर्किट का हमारा खासियत। E जो कोस टू E0 sin ωt वोल्टेज देने पे I जो कोस टू I0 sin ωt प्लस π/2 करंट फ्लो होता है। ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये हमारा फेजर EI ग्राफ है, ये हमारा फेजर डायग्राम है। और ये हमारा क्या है कि ये AC के फ्लो को ईज करता है, जबकि DC के फ्लो को अपोज करता है। थैंक यू।